हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं रुपेश कुमार। जैसा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके दो पार्ट आपके सामने आज से काफ़ी समय पहले आ चुके हैं। अब अपरिहार्य कारणों से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, लेकिन अब कोशिश करूँगा कंटिन्यूसली वीडियो डालूँ। और इस बार मेरा विचार है कि अब मैं कुछ वीडियोस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की डालूँगा, जिससे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सहायता मिले। लेकिन आज उन वीडियो से पहले हम अपना बचा हुआ शेष जो टॉपिक है उसको पूरा कर लेते हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे और हम उसमें जान रहे थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें क्या क्या जानकारी हमें प्रोवाइड कराती है, क्या क्या देती, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या उल्लिखित है। और उसी के क्रम में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हम जान रहे थे लोकतंत्र, गणराज्य, इन सब की डेफिनेशन और इनको हमने समझा था। और साथ ही हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता हमें बताती है कि हमारे शासन का उद्देश्य क्या रहेगा। हमने पहले बताया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के स्रोत, संविधान के शासन के स्वरूप, शासन का उद्देश्य और पारित होने की तिथि इत्यादि के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देती है, जो हमें स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, कैसा उनके शासन का स्वरूप है और क्या शासन का उद्देश्य है। तो उसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं शासन का उद्देश्य, जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें पता चलता है। तो शासन के उद्देश्य में शामिल है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुता। हमारे शासन के उद्देश्य में प्रस्तावना हमें बताती है कि भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर न्याय होगा, स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, व्यक्ति की गरिमा रहेगी और एकता और अखंडता के साथ साथ बंधुता भी सुनिश्चित की जाएगी, जो कि हमारे भारतीय संविधान में शब्द से लिखित भी है। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है और बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त होगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी और राजनीतिक रूप में भी, तीनों में ही प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त होगा। दूसरा, स्वतंत्रताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जिसमें विचार का मतलब है सोचना, मनन या चिंतन। जो भी हम सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो विचार होते हैं। और उन विचारों को प्रकट करना अभिव्यक्ति होता है। जैसे आज मेरे मन में विचार आया कि आज मैं क्या पहनूंगा, ये मैंने मनन किया, चिंतन किया, जिससे मैं दूसरे को, किसी भी सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकूं, या मैं अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप ये पहनूं जिससे मेरे धार्मिक व्यक्ति, मेरे से जुड़े हुए व्यक्ति, मेरे समाज के व्यक्ति मेरे से एक परस्पर आपसी बंधुता बढ़ाएं। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने पहना। तो वो हुआ, मैंने चिंतन किया, मनन किया और उसको फिर अभिव्यक्त किया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली स्वतंत्रता विचार, मुझे स्वतंत्रता है कुछ भी सोचने की, मनन करने की, चिंतन करने की, और उस विचार को प्रकट करना अभिव्यक्ति है। तो भारतीय संविधान में विचार और अभिव्यक्ति को हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को। ये माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। विचार मैंने बता दिया कि सोचना, मनन या चिंतन करना विचार है, और उस विचार को प्रकट करना क्या है, अभिव्यक्ति है। या सूक्ष्म तौर में जाने तो विचार एक हमारी मानसिक और मानसिक या फिर आंतरिक क्रिया है, और अभिव्यक्ति क्या है, एक बाह्य क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ विश्वास। विश्वास का टर्म है कि हम किसी भी विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो भारत का निवासी
कोई भी भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी किसी भी विचारधारा को या किसी भी संप्रदाय, किसी व्यक्ति, धर्म, किसी की भी विचारधारा को स्वीकार कर सकता है, अर्थात उसमें विश्वास रख सकता है। ये भी स्वतंत्रता हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई है और इसको स्पष्ट करता है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। साथ ही है धर्म, कि किसी भी धर्म, रिलीजन को मानने की स्वतंत्रता, चाहे मैं हिंदू को मानूं, मुस्लिम मानूं, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में मेरी आस्था है, उस धर्म को मानना की पूर्ण स्वतंत्रता हमारे सब भारतीय संविधान के द्वारा हमें प्रदान की गई है। और इसके बारे में विस्तृत आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के भाग हैं उसमें दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स का जो भाग 3 है उसके अनुच्छेद 25 से 28 में विस्तृत रूप से हम उसमें वहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही उपासना, उपासना क्या है? जो भी हम धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म को हम मानते हैं, उस धर्म के अनुसार आचरण करना, उस धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान की जाती है। तो ये 5 तरह की स्वतंत्रताएं हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना है। मैंने बताया विचार चिंतन है, मनन है, जो कि एक हमारी आंतरिक या मानसिक क्रिया है, और उन विचारों को प्रकट करना अभिव्यक्ति है, जो कि एक बाह्य क्रिया है। ऐसे ही धर्म, जिस भी हम धर्म को मान रहे हैं वो सैद्धांतिक रूप से हम किसी भी धर्म को मानते हैं, और उसका आचरण करना जो कि एक व्यवहार है, जो कि एक व्यवहार है, अर्थात उपासना एक व्यवहारिक रूप है और धर्म एक सैद्धांतिक रूप है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये स्पष्ट तौर पर बताती है कि भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। उसके साथ ही शासन का अगला उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को समानता प्रदान करना। और समानता कैसी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा मतलब समाज के अंदर सभी व्यक्ति एक समान होंगे, समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति एक समान होगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, वंश, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी भी रूप में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यदि भेदभाव कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, अर्थात कानून के तहत उसके लिए एक एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रतिष्ठा की समानता है, अर्थात सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से भी हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी वंश का हो, कहीं पर भी उसने जन्म लिया है यदि वो भारत का व्यक्ति है। अवसर का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे, कि कोई भी व्यक्ति अपने विकास के लिए कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, लेकिन वो व्यवसाय भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि हम कोई इल्लीगल कार्य करने लगे, इल्लीगल जैसे मतलब ड्रग का कार्य करने लगे, ड्रग डीलिंग करने लगे। तो ड्रग डीलिंग एक मानवीय कार्य नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कार्य को हम भारतीय संविधान या भारतीय कानून अनुमति नहीं देता, लेकिन हर वो कार्य जिससे व्यक्ति अपने आप को विकसित कर सकता है उसके समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो तीसरा शासन का उद्देश्य है समानता, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। चौथा उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा। भारतीय संविधान ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मानवीय जीवन से गरिमा से पूर्ण जीवन प्रदान हो, कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत का जो नागरिक है, उस प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन प्रदान किया जाए। अगला उद्देश्य शासन का उद्देश्य है एकता और अखंडता, कि भारत के अंदर एकता और अखंडता बनी रहे। एकता अर्थात नागरिकों के बीच एक होने की भावना, कि हम सभी नागरिक एक है, ये भाग। और अखंडता का मतलब कि भारत का कोई भी क्षेत्र या कोई भी भूभाग इससे अलग ना हो। कहने का मतलब है कि एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, और अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है। क्लियर हो रहा है कि मनुष्य के बीच
सभी मनुष्य जो है, नागरिक जो हैं, वो अपने अंदर एक होने की भावना विकसित करें। और अखंडता मतलब भारत का कोई भी क्षेत्र या कोई भी भाग इससे अलग ना हो। तो इस तरह ये एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है और अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है। तो ये हमारा है भारत शासन के उद्देश्य का 5वां लक्षण। और भारतीय संविधान के जो सुनिश्चित करता है शासन के उद्देश्य के अंतर्गत, और सुनिश्चित करता है बंधुता, कि देश के निवासियों के बीच भाईचारे की भावना विकसित हो। तो हमारे भारतीय संविधान के में उल्लेखित भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये बताती है, हमारे शासन का उद्देश्य स्पष्ट करती है कि भारत में न्याय होगा, स्वतंत्रता होगा। न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा सभी को। सभी प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। सब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन मिलेगा और एकता, अखंडता सुनिश्चित हो और साथ ही साथ बंधुता विकसित हो। अब आप यहाँ पे एक अंतर जानिए कि एकता और अखंडता, ये एकता और बंधुता दोनों ही टर्म आपको एक होने की भावना बताती है। लेकिन बस ये जान लीजिए, इसमें अंतर केवल इतना है कि एकता का मतलब यहाँ पर है सामुदायिक स्तर पर, कि हम सामुदायिक स्तर पर एकता की भावना पैदा करें, और बंधुता है अपने व्यक्ति के स्तर पर हम व्यक्ति के स्तर पर भाईचारे की भावना विकसित करें। एकता सामुदायिक स्तर पर हम एक भारतीय नागरिकों में एकता की भावना विकसित हो, और बंधुता व्यक्ति के स्तर पर एक दूसरे में भाईचारे की भावना विकसित हो। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने भारतीय संविधान की शासन का उद्देश्य। अब इसके बाद हमने ये जान ही लिया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है हमें संविधान के स्रोत के बारे में बताती है, उसके शासन के स्वरूप, उद्देश्य और तिथि हम जैसा कि हम जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। भारतीय संविधान के पारित होने की तिथि को स्पष्ट करती है, जो कि भारतीय संविधान में भी उल्लेखित है, 26 नवंबर 1949, और लागू हुआ हमारे देश में 26 जनवरी 1950। तो अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अन्य पहलुओं पर भी थोड़ी सी नज़र हम डाल लेते हैं। जैसे एक आता है आलोचना, क्योंकि जब हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व इत्यादि के बारे में जान लिया, तो थोड़ी सी आलोचना भी जान लेना ठीक है। तो देखिए, आलोचना कई तरह से की जा सकती है, लेकिन मैं मुख्य आलोचना में बता देता हूँ कि एक तो भारतीय संविधान की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो टीथलेस टाइगर है। क्या है? टीथलेस टाइगर। टीथलेस टाइगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना की जाती है टीथलेस टाइगर से। टीथलेस टाइगर मतलब ऐसा टाइगर जिसके दांत ही नहीं है, ऐसा टाइगर जिसके दांत नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो अपरिवर्तनीय है। इस कारण भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक आलोचना ये होती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है टीथलेस टाइगर है, अर्थात बिना दांतों का एक टाइगर है, जिस दंत विहीन व्याघ्र है या दंत विहीन चीता कह लो, चीता है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचना की जाती है, सॉरी। दूसरा, एक और आलोचना की जाती है कि इसमें कुछ शब्द, जैसे आता है एक समाजवाद और एक शब्द आता पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, जिनके बारे में मैंने आपको विस्तार डिटेल में समझाया। तो अगर जो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखें तो इन शब्दों को सही रूप में स्पष्टीकरण
नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा समाजवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं है कि हमारा समाजवाद कैसा है। और हमने पढ़ा हमारे भारतीय संविधान का समाजवाद एक विशिष्ट समाजवाद है जो मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल ना होकर लोकतंत्र पर विश्वास अधिक करता है, लेकिन अपने आप में एक विशेष है। और ऐसे ही पंथ निरपेक्ष को शब्द को स्पष्ट वहाँ पर नहीं किया गया है। एक आलोचना ये भी की जाती है। इसके अलावा एक आलोचना ये भी की जाती है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है, और उसमें कुछ झलक ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भी है। तो ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान निर्माताओं की देन नहीं है, बल्कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। ये ऐसा आलोचना के तहत किया जाता है। खैर, आलोचना तो आलोचक करते ही हैं, खैर आलोचना पढ़नी भी चाहिए कि उन आलोचनाओं का हम निराकरण कैसे कर सकें, और किसी भी चीज़ का सही तरह से मूल्यांकन करने के लिए आलोचना होना भी जरूरी है, लेकिन उस पर एक हमारा सही और स्पष्ट दृष्टिकोण भी होना चाहिए। अब इसके अलावा हम कुछ कथन जान लेते हैं। कथन जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में महान कुछ विचारकों ने, संविधान वेत्ताओं ने कथन दिए हैं, उन कथन के बारे में जान लेते हैं। जैसे एन ए पालकीवाला जी हैं, एन ए पालकीवाला, ये एक संविधान वेत्ता हुए हैं और अच्छे न्यायविद भी रहे हैं। तो एन ए पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान का क्या कहा है? परिचय पत्र। ये ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ फैक्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जिसमें कथन के कुछ फैक्ट्स हैं। एन ए पालकीवाला ने इसे क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। ऐसे ही एक हुए हैं के एम मुंशी, के एम मुंशी जी, के एम मुंशी जी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी के, हालांकि मैं एक कथन शुरू में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूं कि कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। क्या है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, या हिंदी में कहें तो राजनीतिक जनपत्री है। क्या है? राजनीतिक जनपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री। तो के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी ने, जो कि संविधान सभा के एक मेंबर भी थे, तो उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? राजनीतिक जनपत्री भी कहा है, अर्थात पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, इस रूप की संज्ञा दी है। इसके अलावा हम एक हुए हैं ठाकुर भार्गव दास, ठाकुर भार्गव दास। एक कथन इनका भी है, कई बार इंपॉर्टेंट कथन है, कई बार पूछ लिया जाता है ठाकुर भार्गव दास जी का कथन। इन्होंने कई बार पूछा गया, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आत्मा एवं कुंजी, ये कई बार कथन बोला जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा गया है? तो वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे
ठाकुर भार्गवदास जी ने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। अच्छा, यहाँ एक बात स्पष्ट कर याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को आत्मा कहा है, ये याद रखना। उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को नहीं बल्कि आर्टिकल 32 को, जो कि मौलिक अधिकारों में पढ़ते हैं, वहाँ हम पढ़ेंगे, उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन ठाकुर भार्गवदास ने किसको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है। एक कथन और जान लेते हैं। हमारे पूर्व सीजेआई रहे हैं, पूर्व सीजेआई रहे हैं, न्यायमूर्ति रहे हैं, जिनका नाम है गजेंद्र गड़कर। ठीक है, गजेंद्र गड़कर, जिनका मैं अगर जो आपको कार्यकाल बताऊं तो 1964 से 66 के बीच ये सीजेआई रहे थे भारत के, तो पूर्व सीजेआई हैं। इन्होंने भारतीय संविधान की ये कहा कि संविधान निर्माताओं को समझने की कुंजी है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी, ये कथन कहा था पूर्व सीजेआई जो 1964 से 66 के बीच रहे थे, गजेंद्र गड़कर जी। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में एक कथन कहा था कि भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। और इसी आधार पर यह क्वेश्चन बना था कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा शब्द किसने दिया था? ठाकुर भार्गवदास जी ने। आत्मा और कुंजी शब्द दिया था सीजेआई, जो सीजेआई रहे हैं पूर्व सीजेआई गजेंद्र गड़कर जी ने। तो दोनों के कथन को सम्मिलित रूप से करके ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, कथन, जो कि कई बार प्रीलिम्स परीक्षाओं में या वनडे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके ऑप्शनल वाले एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इनको भी आप एक बार नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अब एक लास्ट टॉपिक, बट नॉट द लीस्ट, कि एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एक विवाद जो कि रहा है, विवाद या मुद्दा, वो मुद्दा ये है कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है या नहीं। एक बात ये कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। दूसरा, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, अर्थात प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। ये दो बातें बड़े मुद्दे रहे हैं जिनके बारे में और जान लेते हैं, फिर हमारा लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लिए हम एक चीज़ ध्यान लीजिए, यदि इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है तो वो संशोधन हो सकती है, एक साथ लेके चलेंगे। और यदि भाग नहीं है तो उसमें ये मेजरली बात आई थी कि आर्टिकल 368 के तहत इसे संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ये बात है। और आर्टिकल 68 केवल उन्हीं को संशोधन कर सकता है जो संविधान का भाग है, ये स्पष्ट समझ लो। आर्टिकल अनुच्छेद में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद को आर्टिकल 368 के तहत क्या संशोधित कर सकती है। तो इसी अनुच्छेद के विवाद के कारण ये बातें आई कि संविधान क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत, और यदि 368 के तहत संशोधन हो सकता तो संविधान का भाग होना चाहिए, और 368 के तहत संशोधन नहीं हो सकता तो संविधान का भाग नहीं होना चाहिए।
तो इस बारे में संशोधनीयता को लेकर सबसे पहले 1960 में एक केस हुआ, 1960 में एक केस हुआ जिसे हम बोलते हैं बेरुबाड़ी केस, बेरुबाड़ी केस, ठीक है, 1960 में। इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा, इसको जानते हैं पहले। तो इस विषय में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, आज थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है तो, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जैसे हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं के सोच को बताती है, उनके दर्शन को बताती है, वो क्या सोचकर उन्होंने क्या समझकर, क्या देखते हुए, क्या नज़रिए को अपनाते हुए संविधान का निर्माण किया, इस सोच को बताती है। इस सोच को समझने का, समझने के लिए हमें स्पष्ट करती है, हमें बताती है कि भारतीय संविधान निर्माताओं की संविधान निर्माण के समय प्रत्येक आर्टिकल के पीछे क्या सोच रही थी, इस बात को बताती है। तो इसी बात का समर्थन 1960 बेरुबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच समझ को बताती है, तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भारतीय संविधान का भाग नहीं है, अपितु ये भारतीय संविधान के सबसे आरंभ में है, सबसे आरंभ में है भारतीय संविधान के, लेकिन ये भारतीय संविधान का भाग नहीं है। अर्थात आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। अर्थात इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नो कहा, नो कहा। लेकिन उसके बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय आता है, जो कि हम उसका एक अलग से ही टॉपिक पढ़ेंगे, केशवानंद भारती केस। अब तक का भारतीय इतिहास में ऐसा केस जिसमें भारतीय संविधान की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। अब तक किसी भी विवाद में या किसी भी केस में जो सबसे बड़ी बेंच बैठी है न्यायाधीशों की, वो इसी केस में बैठी थी, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में हुआ। ठीक है, 1973 में इसके बारे में निर्णय दिया था और सुप्रीम कोर्ट में ने यहीं पर मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो मूल ढांचे का सिद्धांत अब डिटेल में पढ़ेंगे एक दिन, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे। तो केशवानंद भारती केस में संविधान ने क्या दिया? मूल ढांचे का सिद्धांत। ये कई बार पूछ लिया जाता है, मूल ढांचे का सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये केशवानंद भारती केस में दिया था। इसमें न्यायालय ने अपने बेरुबाड़ी के जो केस में मत दिया था उसको परिवर्तित कर लिया, उसको परिवर्तित किया और उसमें 3 बातें बताई। पहली कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब ये भाग है तो उन्होंने ये कहा प्रस्तावना जो है, जब ये भाग है तो प्रस्तावना आर्टिकल 368 के तहत संशोधनीय है, संशोधनीय है। अर्थात आर्टिकल 368 के तहत संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही इन्होंने यहाँ पर,
क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत भी दिया था, तो उन्होंने ये कहा कि ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि संसद प्रस्तावना सहित किसी भी भाग या अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। किसके तहत कर सकती है? किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत। किंतु उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ कहा जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहा, और वो एक हमारे संविधान के रक्षक के रूप में भी आज तक काम करता है। किंतु उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहीं से निकल कर आया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक कंस्ट्रक्शन, मूल ढांचे का सिद्धांत, जो कि एक अपने आप में अब मूल ढांचा क्या है, इस बारे में संसद ने जवाब मांगा था कि मूल ढांचा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा भाग मूल ढांचा, कौन सा नहीं है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे हम समय समय पर निर्धारित करेंगे। जैसे संसदीय प्रणाली, जैसे हम एक मूल ढांचे के तहत पढ़े, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या है? संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे बोल देते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, ये क्या है? ये भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे में है। तो केशवानंद भारती केस एक महत्वपूर्ण केस रहा जो 1973 में हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और ये कहा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, और प्रस्तावना में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकती है संसद। और उसके साथ साथ ये कहा कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में या अनुच्छेद में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकती है, किंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो इस रूप में एक संरक्षक के रूप में भी काम किया। और मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में हम टॉपिक पढ़ेंगे, और ये स्पष्ट नहीं किया कि मूल ढांचा क्या क्या होगा। उसके लिए इन्होंने स्टैंड रखा कि हम उसे समय समय पर निर्धारित करेंगे। जैसे संसदीय प्रणाली को मूल ढांचा घोषित किया, क्योंकि 90 के दशक में मैंने पढ़ाया आपको कि यह आवाज़ उठी कि संसदीय प्रणाली को ख़त्म करके अध्यक्षात्मक प्रणाली की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण। लेकिन भारतीय संविधान में हमें संसदीय प्रणाली अपनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मूल ढांचा घोषित कर दिया, तो इस वजह से आज भी संसदीय प्रणाली है। ऐसे ही न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू को भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा घोषित किया गया है। तो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। तो ये किसी दिन हम डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबी क्लास होगी इसके बारे में, लगभग 1-1.5 घंटे की मूल ढांचे के बारे में किसी दिन लेंगे। अब इसके बारे में जब हम ये स्पष्ट हो गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है और आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन हो सकता है, तो सवाल आ सकता है कि कितनी बार संशोधन हुआ अभी तक? संशोधन कितनी बार हुआ है? क्या अभी तक एक आधी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में या नहीं? ये कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि कितनी बार संशोधन हुआ है, तो याद रखना एक बार। कितनी बार? केवल एक बार संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976, 1976 के द्वारा। तो याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक संशोधन केवल एक ही बार हुआ है, जब से संविधान हमारे देश में लागू हुआ, और वो महत्वपूर्ण संशोधन था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से कुछ हटाया नहीं गया। ये देखो, हटाया नहीं गया बल्कि जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 2 शब्द, 3 नए शब्द जोड़े गए थे, 3 नए शब्द। ठीक है, 2 नहीं थे, 3 थे। ठीक है, कुछ कहीं कहीं पर 2 शब्द दे दिए जाते हैं। एक था शब्द समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष, और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ अभी तक, तो आप जवाब देंगे 1 बार। किसके द्वारा हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्या हटाया गया? कुछ नहीं हटाया गया, केवल जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 3 शब्द। 3 शब्द कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। मार्कर बिगड़ गया, कह रहा है कि इसका मतलब क्लास ख़त्म हो गई। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास रही। हमने 0 से शुरू किया भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझना, और अंत तक डिटेल तक पढ़ते गए। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आई होगी, और आप भरपूर तरीके से आनंद लें क्लास का। आगे भी हम क्लास जारी रखेंगे, लेकिन मेरे मन में विचार आया है कि हम कुछ क्लास क्वेश्चन आंसर क्लास डाल दें। तो कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन की क्लास, या हो सकता है तो ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की क्लास आपको दी जाए, जिससे आपके 1 डे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी साथ साथ हो सके। ठीक है, बस आपसे एक आशा करूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुफ्त क्लास का आनंद लें। ठीक है, और इस बार कक्षा में हुई देरी के लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा, और इसी आशा के साथ धन्यवाद।